हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में अपन देख रहे थे कि अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या हुआ, सब कुछ अपन ने कवर कर लिया। जितना आपके सिलेबस में था कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना था आपके सिलेबस में उतना ऑलमोस्ट हो गया। अब आप आज देखेंगे एसिड और बेस, यानी कि अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार के बारे में अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास 11th 12th सभी जगह एक जैसी परिभाषाएं, एक जैसा ये सब कुछ एक जैसा है, कुछ नहीं चेंज हुआ। लेकिन आपकी बीएससी के सिलेबस में कुछ थ्योरीज ऐड हो गई है। ओके, और जो था आपके जैसे कि लुईस एसिड, लुईस बेस किसे कहते हैं, वो सेम है यहाँ भी। और जैसे कि आरएनएस एसिड, आरएनएस बेस किसे कहते हैं, वो भी सेम है आपके, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन कुछ आपके ऐड हो गए हैं, जैसे कॉन्सेप्ट को उनकी परिधि। देखो, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरियाँ दी गई है, तो आपकी वो थ्योरियाँ ऐड हुई है। यानी कि हर एक थ्योरी की कोई एक थ्योरी कंप्लीट एग्जाम्पल को नहीं समझा पाती है ना। जैसे आरएनएस ने कहा था कि H+ लेता है, OH- देता है, तो हर एसिड में H+ हो या ना हो उसे अपन एसिड नहीं बोल सकते, है ना। एसिड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके जैसे कि BF3 है, वो एसिड है लेकिन उसमें H+ तो देता ही नहीं है, तो आरएनएस के अकॉर्डिंग तो इसे डिफाइन कर ही नहीं सकते। लेकिन आप जैसे जैसे अलग अलग थ्योरियाँ पढ़ते जाओगे तो उनमें पता चलता जाएगा कि किसे एसिड कहते हैं और किसे बेस कहते हैं। ओके, तो आपके जनरल थ्योरी क्लासिकल मेथड बोला जाता है, यानी कि जो पहले इसके ज़माने में चलती आ रही है कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। ओके, यही बातें। ओके, आज अपन पढ़ेंगे कुछ थ्योरियाँ, जैसे आरएनएस थ्योरी क्या है, आरएनएस थ्योरी के अंदर किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है, किस कौन सा माध्यम यूज किया गया आरएनएस थ्योरी के अंदर। ओके, वो सब आप यहाँ डिस्कस करोगे। ओके, तो आपके आता है फर्स्ट एसिड और बेस। एसिड और बेस के अंदर फर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे आरएनएस थ्योरी। जैसे कि आपके पास है, आपको पता है CH3COOH, इससे इजीली H+ निकाला जा सकता है, तो ये आपके क्या हो गया, एसिड हो गया। और जैसे कि H2SO4 HNO3। अब आपके आते हैं कि BF3 Ag+2+, ये क्या एसिड है क्या नहीं है। देखो, ये क्या है, H+ दे सकते हैं, इससे अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये एसिड है। लेकिन यहाँ क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है ये। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, तो अपन इसे एसिड बोल सकते हैं। ये क्या है, आपके वैकेंट ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल आपके खाली है इसके अंदर, तो इस तरीके से इन्हें भी अपन एसिड कह सकते हैं। एसिड किसे कहता है, जो H+ इजीली दे देता हो उसे अपन एसिड कह रहे हैं। ओके, जैसे कि अब आपके पास है NaOH, ये क्या हो गया, OH- दे सकता है, तो क्या हो गया, बेस हो गया। और जैसे AlOH मल्टीराइज, इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। लेकिन हर एक साइंटिस्ट, जैसे जितने साइंटिस्ट आए आपके उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरियाँ दी, वो सब अपन 1 by 1 स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में आरएनएस थ्योरी, आरएनएस, ब्रोंस्टेड, फ्लक्स और आपके हैं लुईस एसिड, लुईस बेस और सॉल्वेंट इफेक्ट। 5 मेथड आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पांचों अपन यहाँ 1 by 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है आपके आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी के अंदर क्या होता है, क्या H+ देता है, क्या OH- देता है, तो इसमें मीडियम के कौन सा लिया गया, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ओके, आरएनएस सिद्धांत। आरएनएस सिद्धांत क्या होता है, देखो ये इसके अंदर मीडियम यूज किया जाता है, एक्वस मीडियम, यानी कि इसके अंदर जो मीडियम माध्यम यूज किया गया है, यानी कि किसी भी स्पीसीज को अगर डिसोल्व करेंगे या उसके अंदर डिसोल्व करेंगे, उस मीडियम को कहा गया है कि इसमें एक्वस मीडियम लिया गया, यानी कि जलीय माध्यम यूज किया गया, जलीय माध्यम यूज किया गया है। देखो, अपन तभी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं अगर कोई
मीडियम नहीं दिया गया, फिर बोला गया कि एसिड है बेस है, उसे अपन डिफाइन नहीं कर सकते आरएनएस के अकॉर्डिंग। आरएनएस के अंदर आपको क्या करना होगा कि कोई मीडियम लेकर, जैसे कि आपके पास HCl है, HCl क्या होगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर क्या होगा, H+ और Cl- देगा। तो इस तरीके से अपन देखेंगे H+ दे रहा है तो मतलब कि एसिड आपका, लेकिन किस माध्यम में दे रहा है, आपके जलीय माध्यम में। यहाँ माध्यम लिया गया है जलीय माध्यम, यानी कि एक्वस सॉल्वेंट। जितने भी एसिड बेस हैं उनको अपन डिफाइन करेंगे एक मीडियम के थ्रू, वो होगा आपका एक्वस मीडियम। H2O के अंदर ही अपन को यहाँ बताना है, जैसे कि NaOH है, NaOH का क्या होगा, H2O के अंदर ये क्या हो, मीडियम हो गया। इस मीडियम के अंदर क्या होगा, इसमें Na++OH- देगा। तो इस तरीके से OH- दे रहा है, मतलब कि आपका बेस हो गया है ना। तो इस तरीके से अपन 1 by 1 स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इसमें H+ देगा या OH-। लेकिन आपको याद रखना है कि जलीय माध्यम ही होना चाहिए। ओके, मीडियम को याद रखना है आपको कि ये मीडियम कौन सा लिया गया है, कि एक्वस मीडियम है या कौन सा है। अगर आपके मान लो अमोनिया लिया गया, लिक्विड अमोनिया हो जाए, HF हो जाए, वो आपके सॉल्वेंट थ्योरी के अंदर आएंगे कि सॉल्वेंट थ्योरी में लिए गए हैं कि अलग अलग प्रकार के सॉल्वेंट के आधार पर अपन डिफाइन करेंगे कि ये एसिड होगा या बेस होगा। देखो आपके हर एक माध्यम, जैसे आपके एक्वस माध्यम में मान लो कोई एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, वो आपके आगे चलकर H2SO4 माध्यम के अंदर कुछ अलग तरीके से बिहेव करे, यानी कि अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि एसिड होगा या बेस। देखो मीडियम पर डिपेंड करता है आपका एसिड बेस की किस तरीके से वो बिहेव करेगा। ओके, तो इस तरीके से अपन अब फर्स्ट देखेंगे अम्ल की परिभाषा आरएनए सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब अपन देखेंगे कि एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी। अब आरएनएस ने कहा कि एसिड उसे बोलेंगे अपन, एसिड किसे बोलेंगे, जो जलीय माध्यम में H+ आयन देते हो, उससे कहा जाता है एसिड। ओके, तो एसिड की परिभाषा हो गई आरएनएस के अकॉर्डिंग, जो जलीय माध्यम में आपको H+ दे दे उसे अपन एसिड बोलेंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल, जैसे कि HCl है आपकी क्या H+ और Cl-। तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि क्या हो गया, H+ दे रहा है मतलब एसिड हो गया। देखो आपके जलीय माध्यम में आपके इस थ्योरी की, जैसे आपके आरएनएस पढ़ा, अब इसकी कमियां भी तो होगी ना। आरएनएस सिद्धांत की कमियां यहीं से निकलेगी कि जलीय माध्यम में एप्लीकेबल होता है ये, और ये H+ और OH वाले, जिनमें H+ होता है उन्हीं को अपन एसिड कहा जाता है, और जिनमें OH- होता है उन्हें अपन बेस बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार अनेक एग्जाम्पल ऐसे हैं जो जिनके अंदर H+ या OH- नहीं है, फिर भी वो एसिड या बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनकी यही कमियां हो जाती है। ओके, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन थी कि जलीय माध्यम में H+ आयन देते हैं उसे अपन एसिड बोल रहे हैं। HCl को अपन H+ और Cl- के थ्रू दिखा रहे हैं कि H+ दे रहा है, मतलब आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। लेकिन यहाँ मीडियम होगा आपका एक्वस। ओके, अपन को हमेशा मीडियम लेकर चलना है, एक्वस ही। ओके, आरएनए सिद्धांत में आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि ध्यान रखना है कि आपके पास माध्यम कौन सा है, एक्वस मीडियम है। ओके, तो अब इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 का क्या होगा, पहले तो H+, फिर HSO4-, फिर से वापस इसका डिसोसिएशन करवाएं तो क्या बोल सकते हैं अपन, H+SO4-। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं, इसमें भी H+ दे रहा है तो ये क्या हो गया आपका, एसिड हो गया। एसिड इसी तरीके से और एग्जांपल्स, CH3 COOH H+ और CH3 COO-। तो ये हो गया आपका एसिड, यानी कि H+ दे रहा है तो एसिड हो गया। अब देखेंगे कि आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस की क्या डेफिनेशन होगी। बेस किसे कहा जाता है, जो आपके जलीय माध्यम में क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। जलीय माध्यम में
OH माइनस आयन देते हो, उसे कहा जाता है बेस। यानी कि जो भी स्पीसीज होगा आपका या जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा वो क्या होना चाहिए, OH माइनस देना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि आरएनएस के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस होगा। ओके, तो जैसे कि NaOH जलीय वाले में क्या करता है, OH माइनस प्लस Na प्लस करता है, तो ये हो गया आपका OH माइनस। इसी तरीके से COOH और ट्वाइस और AlOH होल थ्राइस। तो इस तरीके से आपके ये एग्जांपल्स हैं जो आपके क्या करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। बेस है आपके जो OH माइनस इजीली दे देते हैं, तो इन्हें कहा जाता है बेस, आरएनएस बेस। ओके, तो ये हो गया आपके आरएनएस बेस किसे कहते हैं, एग्जांपल्स हो गए। अब अपन देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, यानी कि उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। आरएनएस की एप्लीकेशन की किसे किसे अपन बेस बोल सकते हैं, किसे अपन एसिड बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया उनकी एसिड और बेस की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई आपकी। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, यानी कि इसके कुछ गुण बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, ये को किसे अपन एसिड कहते हैं, किसे बेस कहते हैं, वो देखेंगे। ओके, अब अपन देखेंगे कि आरएनएस थ्योरी की एप्लीकेशन पार्ट में देखेंगे अपन एप्लीकेशन, यानी कि किसे किसे और बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन पार्ट है ना। जितने भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से होंगे आपके, पी ब्लॉक के ऑक्साइड। ओके, पी ब्लॉक के ऑक्साइड, जितने भी पी ब्लॉक के ऑक्साइड होंगे वो आपके किस तरीके से एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ओके, जैसे कि CO2 हो गया आपके, SO2 हो गया आपके, P4O10 हो गया आपके, है ना। तो ये सभी आपके क्या है, NO3 हो गया, N2O5 हो गया, है ना। ये आपके क्या है, ऑक्साइड्स है। पी ब्लॉक के जितने भी नॉन मेटल्स है वो अगर ऑक्साइड बना रहे हैं तो वो आपके एसिड की तरह ही बिहेव करेंगे। ओके, तो अपने पास किस तरीके से देखें, CO2 को अपन किसमें डिसॉल्व करें, H2O के अंदर करें, तो क्या बनेगा आपके HCOH, ये बनेगा। ये भी अपन बोल सकते हैं पेरोक्साइड में परकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। परकार्बोक्सिलिक एसिड को फिर से अगर इससे डिसॉल्व किया जाता है क्या होगा, H+ मिलेगा आपको, यहाँ से H+ मिलेगा आपको, तो अपन बोल सकते हैं कि और ये हो जाएगा HC। ओके, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके एसिड की तरह ही बिहेव कर रहा है। देखो, आपको जितने भी ऑक्साइड है उन्हें अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ओके, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या बनेगा, हमें पेरोक्साइड्स बनेंगे। पेरोक्साइड बनने के बाद में आपके क्या होगा, H+ आपको मिल जाएगा वापस से डिसोसिएशन करवाने पर। तो एक तरीके से आपके एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं। तो आपके जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, यानी कि पी ब्लॉक के अंदर नॉन मेटेलिक आते हैं, वो अगर आपके जितने भी हैं वो आपके किस तरीके से बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हो गया आपके एक एप्लीकेशन हो गई आपकी आरएनएस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। सेकेंड है आपके जितने भी क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड है। क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड कौन से होंगे, जो आपके S ब्लॉक में क्षारीय धातुएं हैं उनके ऑक्साइड हैं, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड हैं, वो आपके बेस की तरह बिहेव करते हैं। ओके, देखते हैं। जितने भी आपके क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, आपके बेस की तरह। कैसे ऑक्साइड कैसे होंगे, CaO मान लो CaO है, अगर इसे H2O के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये CaOH और ट्वाइस ये बनेगा आपके। तो ये क्या हो गया आपके, अब ये OH माइनस आसानी से दे सकता है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो अपने पास दो एप्लीकेशन है आरएनएस थ्योरी के। एक तो जो क्षारीय
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो आपके हमेशा बिहेव करेगी ऑक्साइड, वो आपके बिहेव करेगी एसिड की तरह। तो ये आपके आरएनएस थ्योरी कंप्लीट हो गई है। देखो आरएनएस थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है आपके। फर्स्ट है कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, सबको आती है कि एसिड जो H+ देते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है, और बेस किसे कहते हैं जो H- देते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। कुछ एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है आपके कि आपके जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो भी आपके आरएनएस एसिड बोलेंगे अपन उन्हें, और जो भी आपके क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड होंगे जो S ब्लॉक में होती है क्षारीय धातु उनको भी अपन बेस कहा जाता है। जैसे CO H2O के साथ करवाएंगे तो एक तरह से OH- आयन ही देते हैं। तो अपन इस तरीके से अपन आरएनए सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। अब आप कुछ और प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो तो देखिए, अब जैसे देखिए आरएनएस के कुछ ऑर्डर है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इन वाटर, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ लिखेंगे वाटर के मीडियम के अंदर, जो आपका पानी है वो आपका मीडियम हो गया। आरएनएस के अंदर ही अपन एसिडिक स्ट्रेंथ लिखेंगे कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो सबसे पहले आपके HI स्ट्रॉन्ग होगा, फिर HClO4, फिर HBr, HCl, H2SO4, HNO3, ये आपका सबसे वीक एसिड होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब देखेंगे इसकी कमियां, आरएनएस की कमियां क्या है। सबसे पहली कमी तो वही हो गई कि आपके किसमें जलीय माध्यम में एप्लीकेबल होता है, जो कि आपके अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट ले लें, नॉन एक्वस सॉल्वेंट पर ये एप्लीकेबल नहीं है आपके, यानी कि अगर नॉन एक्वस अजलीय विलायक ले लें, नॉन एक्वस का मतलब होता है अजलीय विलायक। अजलीय विलायक कौन सा होगा, वाटर ना होकर कोई दूसरा विलायक होगा, या एक वाटर नहीं होगा कोई दूसरा, जैसे अमोनिया हो गया, HF हो गया, है ना, एथेनॉल हो गया, इस तरीके से उन्हें अजलीय विलायक कहा जाता है। जलीय विलायक के अंदर केवल आपको वाटर रहता है, तो अजलीय विलायक के अंदर आपके जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है जिनको HF है ना, तो ये हो गया आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स पर यह आरएनएस सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अगर किसी एसिड या बेस जो आपके मान लो कि अभी तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है वाटर के अंदर, तो अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट ले लें तो वो बेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो ये कह सकते हैं अपन कि ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट पर एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि इन पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। सेकेंड है आपके ये आपके केवल जो जलीय विलायक होगा, जो यानी कि जलीय एसिड होगा या उसकी फेस आपके जो लिक्विड में होनी चाहिए, है ना, जैसे CH3COOH ये लिक्विड में ही है, तो मतलब H2SO4 ये आपके लिक्विड में होनी चाहिए तभी एप्लीकेबल होगा। कुछ है जैसे सॉलिड के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे आपके HCl पर एप्लीकेबल है, क्योंकि HCl क्या है, गैस है, तो गैस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अमोनिया है, अमोनिया पर एप्लीकेबल है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी नहीं बता पाता है कि ये एसिड होगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, किस तरीके से H+ देगा या OH- देगा। अमोनिया है, अमोनिया क्या लिक्विड में होती है, गैस फेज में होती है अमोनिया, तो अमोनिया के बारे में ये डिफाइन नहीं कर सकता। ओके, तो ये मोस्टली एप्लीकेबल होता है लिक्विड फेज में, ओके। तो ये हो गई इसकी कमियां हो गई, इसके टाइप्स हो गए, एसिड बेस की डेफिनेशन हो गई, इसके एग्जांपल्स हो गए, स्ट्रेंथ हो गया, तो आपका आरएनएस कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब अपन देखेंगे ब्रोनस्टेन एंड लोरी सिद्धांत क्या बोलता है। ओके, तो ये तो हो गया आपके आरएनएस कंप्लीट हो गया। सेकेंड थ्योरी आ गई। फर्स्ट थ्योरी थी आपकी, आप बोल सकते हो एक तरह की क्लासिकल मेथड भी बोल सकते हो। फर्स्ट थ्योरी जो आप बोलते थे कि स्वाद में अम्ल, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे, वो तो आपकी क्लासिकल मेथड है, यानी कि पुरानी जो प्राचीन काल से चली आ रही है वो सिद्धांत। सेकेंड हो गया था आपके आरएनएस। अब पढ़ेंगे हम ब्रोनस्टेन।
ब्रोंस्टेड, ब्रोंस अब अपन देखेंगे ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत किसे कहते हैं ना। ब्रोंस्टेड, देखो ये साइंटिस्ट का नाम है ब्रोंस्टेड और लोरी। आर्नियस भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है जिन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरियाँ देके एसिड और बेस को एक्सप्लेन करना चाहा। पहले आते हैं कि ब्रोंस्टेड अब आपके एसिड है, इसी में भी दो ही एसिड और बेस। अब एसिड और बेस किसे कहते हैं अपन ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, जो आपके H+ दे देते हैं, यानी कि डोनेट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अपन एसिड। ओके, और जो H+ एक्सेप्ट करते हो उन्हें कहा जाता है बेस कहा जाता है अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेड लोरी के। ब्रोंस्टेड लोरी ने एसिड की डेफिनेशन दी कि जो H+ आयन दे देते हैं उन्हें अपन एसिड कहते हैं, और बेस किसे कहते हैं, जो H+ एक्सेप्ट कर ले उन्हें अपन बेस कहते हैं। वही एग्जांपल्स आपके हो गए HCl, H2SO4, HNO3। ओके, ये आपके क्या करते हैं H+ आयन इजीली दे देते हैं, और यहाँ देखो कोई सॉल्वेंट नहीं लिया गया। ओके, कोई सॉल्वेंट से इसे डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा माध्यम लिया गया है। यहाँ डायरेक्ट बोला गया है कि H+ डोनेट कर देंगे उसे एसिड बोलेंगे, और जो H+ एक्सेप्ट करेंगे उसे बेस कहते हैं। ओके, तो ये हो गया ऐसे इसमें NaOH, CaOH और ट्वाइस AlOH और थ्राइस। तो इस तरीके से इनके कुछ एग्जांपल्स होंगे आपके। ओके, ये तो आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें H+ एक्सेप्ट कैसे करेगा। जैसे अगर ये एग्जांपल्स ना लेकर मैं लूंगी, आपके अमोनिया है, अमोनिया क्या करेगा NH4 है, ये क्या करेगा H+ एक्सेप्ट करेगा, तो क्या होगा NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये अपन बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट कर रहा है। देखो आपके जितने भी आपके आर्नियस एसिड है, एक बार यहाँ लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ आपके कंपटीशन के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके कोई मान लो कोई आर्नियस एसिड है, क्या वो ब्रोंस्टेड एसिड भी होगा? हाँ होगा। अगर आपको पूछ ले कि कोई आपके पास आर्नियस बेस है, क्या वो ब्रोंस्टेड एसिड बेस भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ब्रोंस्टेड की डेफिनेशन क्या है कि H+ एक्सेप्ट होना चाहिए, जबकि आर्नियस ने क्या कहा था कि OH- देना चाहिए। तो जबकि आपके पास अगर मान लो NH4 है, इसके अंदर OH ही नहीं है, तो वो देगा कैसे? नहीं देगा तो क्या होगा, ये आपके H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो H+ अपन बोल सकते हैं कि आपकी क्या है, ये ब्रोंस्टेड बेस तो है, लेकिन आपकी क्या नहीं है आर्नियस बेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्नियस की डेफिनेशन ही क्या थी आपकी कि OH- देना चाहिए, जबकि ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था कि H+ लेना चाहिए। तो ये आपकी क्या कर रहा है अमोनिया NH3 क्या कर रहा है, अमोनिया क्या कर रहा है H+ ले रहा है, मतलब ये इस डेफिनेशन से तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन आपकी आर्नियस की डेफिनेशन थी उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जितने भी ऑल ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, वो आपके आर्नियस एसिड होते हैं। जितने भी ब्रोंस्टेड एसिड होंगे वो आपके आर्नियस एसिड भी होंगे। और सेकंड क्या होगी आपके, जितने आपके आर्नियस बेस क्या नहीं होंगे, ब्रोंस्टेड बेस नहीं होंगे, जितने कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं कि वो ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करें, कुछ आर्नियस बेस। ओके, लेकिन जिनके पास OH होगा वो आपके कभी भी क्या होंगे ब्रोंस्टेड
देना चाहिए, जबकि बेस ब्रोंस्टेड ने क्या कहा H+ एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अपन ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट जितने भी आपके आरएनएस बेस होंगे वो आपके ब्रोंस्टेड बेस ही होंगे। ओके, तो अपन ये परिभाषा नहीं दे सकते। तो आपके हो गया, जबकि आपके आरएनएस जितने एसिड है उतने ही आप ब्रोंस्टेड बेस हो गए। जो अगर आरएनएस की तरह भी आरएनएस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड वो कंप्लीट आपके किस तरीके बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड बेस की एसिड की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये हो गए आपके डेफिनेशंस। ओके, अब देखेंगे ब्रोंस्टेड के कुछ एग्जांपल्स। और देखो आप नोट्स बनाते रहना, इससे भी थोड़ा बहुत ताकि है ना। देखो आपके ऑल ब्रोंस्टेड एसिड क्या होंगे, आरएनएस एसिड होंगे, और आपके जितने भी आरएनएस बेस है वो कभी भी ब्रोंस्टेड बेस नहीं हो सकते। ओके, तो ये अपन डिस्कस कर लिए कि ब्रोंस्टेड एसिड और बेस किसे कहते हैं। अब आपके ब्रोंस्टेड एसिड बेस में आता है संयुग्मी अम्ल और क्षार, है ना, संयुग्मी अम्ल या क्षार। ओके, इसे बोलते हैं अपन कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस, conjugated acid and base। ओके, तो ये आपके ब्रोंस्टेड एसिड बेस में आते हैं कि संयुग्मी अम्ल क्षार किसे कहते हैं। देखो संयुग्मी अम्ल और क्षार आपके पेयर में होते हैं हमेशा, यानी कि जोड़े में होते हैं। जोड़े में का मतलब कि आपके अम्ल भी होना चाहिए और क्षार भी दोनों होनी चाहिए। कैसे एग्जांपल्स लेके देखते हैं अपन। ये है मान लो जिससे आपके कोई आपकी क्या है हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन में NO2- आयन है। अगर इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो H2 और HNO2 बनता है। ओके, तो देख लेना एक बार कैसे किस तरीके से अपन बोलेंगे कि आपके कॉन्जुगेटेड एसिड बेस होंगे। ओके, तो पहली बात तो आपको क्या याद रखना है कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पेयर में रहते हैं। ओके, पेयर में रहते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़े में रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर अपन डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, हाइड्रोनियम आयन क्या है, यहाँ से क्या होगा H+ इजीली देगा, तो ये H+ दे रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और ये क्या कर रहा है, H+ लेगा, तो इसमें एक H+ ले रहा है तो क्या करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ब्रोंस्टेड एसिड और बेस क्या बोल रहे थे, किसे बोल रहे थे, ब्रोंस्टेड एसिड किसे बोल रहे थे, जो H+ देता हो और जो H+ एक्सेप्ट करता हो उसे क्या बोल रहे थे अपन, बेस। तो अगर आप बात रखिए कि ये H+ दे रहा है, ये किसकी, अब यहाँ से क्या होगा, ये H+ देगा, इसमें H+ इजीली दे सकता है, तो इस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे, एसिड बोलेंगे, इसे एसिड बोलेंगे। और इस कंडीशन में इसे H2O को क्या बोलेंगे अपन, बेस बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब देखो हाइड्रोनियम आयन का था वो एसिड था, तो इसे फर्स्ट नंबर ले लो, और जो आपके हाइड्रोनियम आयन से H2O में कन्वर्ट होगा उसे अपन फर्स्ट बोल देते हैं। यानी कि इससे क्या बना, H2O बना, यहाँ से H+ निकल के H2O बना, तो आपके बेस में कन्वर्ट हुआ। जो एसिड था पहले वो बेस में कन्वर्ट हो गया। ओके, H+ त्याग के। और अब आपकी बात आती है कि जो बेस था उसे 2 नंबर दे लो, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, HNO, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से इसे कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस कहा जा सकता है। तो पेयर में होंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ एक बार एसिड लिखो और यहाँ बेस। तो एसिड में क्या आएंगे आपके, जो एसिड था आपके पहले कौन सा था, फर्स्ट एसिड था वो क्या कौन सा था, H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। जो बेस में गया वो कौन सा है आपके H2O। ओके, अब आपकी बात आती है फिर से बेस की। अब वहां से ले लो HNO2, ये आपके एसिड हो गया, किसमें NO2- बेस में। तो ये आपके क्या हो गए, एक तरीके से पेयर हो गए। तो इन पेयर को ही कहा जाता है संयुग्मी अम्ल और क्षार। ओके, तो समझ गए, ये आपके कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस कहा जाता है। तो ये आपके
देखो ब्रनस्टेड भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे अपन लुईस एसिड और लुईस बेस। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है आपके लुईस और एसिड और लुईस बेस। लुईस अम्ल व लुईस क्षार। देखो इन्हें मैं इतना जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका 12th में सबका पढ़ा हुआ है कि अम्ल और क्षार चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट बस आपको इतने ही याद रखने। आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में आ भी जाते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम में आपके पास ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है, इनमें से यही पूछा जाता है। और अगर आपके पास आ जाएगी लुईस एसिड और लुईस बेस को समझाइए, यानी कि शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। इस पर आपको क्या बताना है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे, यही करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसी में वो सफिशिएंट रहेगा आपके। ओके, और अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप बुक से देख सकते हो कि कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा। ओके, तो बुक में भी आपके क्या किया है कि आपके जैसे कोई आपके मान लो आरएनएस एसिड है, आरएनएस बेस किसे कहते हैं, तो आरएनएस एसिड की डेफिनेशन दी और आरएनएस बेस की डेफिनेशन दी। अब आपको एक एक एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से दिखाया गया कि ये देखो इसमें H+ निकल रहा है, इसमें OH- निकल रहा है, तो इससे ये रिएक्ट करेगा तो ये होगा है ना, यही है सब, और कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। ओके, और जैसे आपके ब्रोंस्टेड एसिड बेस की डेफिनेशन दी गई है, उनके एग्जाम्पल्स को डिफाइन किया गया है, एक एक एग्जाम्पल को डिराइव किया गया है, यानी कि थोड़ा बड़ा खोल के दिखाया गया है कि इस तरीके से इसमें H+ होगा, इसमें H+ एक्सेप्ट करेगा, और फिर उसमें माध्यम से लिया गया है कि इस माध्यम में ये होगा। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अपन देखेंगे लुईस एसिड और लुईस बेस किसे कहते हैं। अब जो लुईस अम्ल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ओके, इसे ही बोलते हैं अपन। और जो लुईस क्षार किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अब आप इससे अपन इजीली देखो, मोस्टली आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है उनमें से आपके लुईस बेस और लुईस क्षार वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट फेमस है। क्यों है, क्योंकि इससे अपन इजीली किसी भी एसिड और बेस के बारे में अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस है। इसमें भी कोई मीडियम नहीं लिखे, लेकिन जहाँ जहाँ आपके मीडियम यूज हो कि ये मीडियम है, उस कंडीशन में आपकी क्या होगा कि एसिड बेस की कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएंगे, कौन सा एसिड था और कौन सा बेस था। लेकिन जब आपके पास अगर कोई मीडियम दिया गया ही नहीं है तो अपन ये नहीं बोल सकते कि एसिड होगा या बेस होगा। अपन नॉर्मली बस कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि किस कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन को पूछ रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन देखने के बाद उससे देख लेना कि ये एसिड होगा या बेस होगा। ओके, उससे कवर कर सकते हैं ये। अब आपके जो लुईस अम्ल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो ना, शायद गड़बड़ हो गई इसमें, एक मिनट। लुईस एसिड उसे बोलते हैं जो आपके, देखो उल्टा लिख दिया था, लुईस एसिड उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। तो अपन कह सकते हैं कि एसिड होगा या बेस होगा। ओके, तो जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से कंपाउंड हो गए, BF3 हो गया है ना, तो ये BH3 हो गया, ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, एक तरीके से एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और कौन से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएंगे, लुईस अम्ल हो जाएंगे। किस तरीके से आपके, जैसे कि Hg+2 हो गया, ओके, और Mn+2 हो गया, और lead+2 PD, लेडिनम होगा, पता नहीं लेड होगा, पर आप देख लेना कि इसमें प्लस चार्ज होना चाहिए। ओके, और एक आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून योगी जो आपके बोरॉन फैमिली से बनाते हैं, उनको अपन कह सकते हैं BH3 हो गया। एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया, BF3। तो इस तरीके से ये आपके क्या हो गए, एक तरीके से लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही डोनेट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रो एफिशिएंट कंपाउंड। यहां तो आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, डेफिशिएंट स्पीसीज लिख लो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितनी भी स्पीसीज होगी
वो आपके एसिड अम्ल यानी कि लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की यानी अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी, वो ही डोनेट करेंगे, अधिकता होगी वो ही आपके क्या होंगे, लुईस क्षार की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि आपके पास अमोनिया है, NH3 है, यहाँ क्या है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा, ले तो नहीं सकता, दे तो सकता है क्योंकि इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये क्या हो गया, आपके बेस की तरह बिहेव करेगा। और आपके NO2 माइनस हो गया, NO2 माइनस के पास माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बेस की तरह बिहेव करेगा। OH माइनस आ गया तो OH माइनस में भी क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है और माइनस चार्ज भी है, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, लुईस क्षार होगा आपके। ओके, तो वो आपके स्पीसीज होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो। ओके, तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं जो नेगेटिव आयंस होंगे जैसे कि F माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, वो आपके कंप्लीटली किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। और लुईस एसिड में जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आएंगे या जिनके अंदर कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो अपन एक तरीके से यहाँ लिख सकती हूँ मैं अच्छे से, यहाँ आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे कौन कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो, डेफिशिएंट स्पीसीज हो, और सेकेंड हो गया जिनके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल हो। वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब हो खाली कक्षक हो। ओके, खाली कक्षक, एम्प्टी ऑर्बिटल में बोलते हैं खाली कक्षक, वेकेंट मींस खाली हो गया और एम्प्टी ऑर्बिटल। ओके, जिनके अंदर ये दोनों कंडीशन हो तो वो आपके लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेंगे। और अगर लुईस क्षार के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड, एफिशिएंसी का मतलब होता है अधिकता, एफिशिएंट कंपाउंड या स्पीसीज बोल सकते हैं। ओके, और कौन से होंगे, जिनमें भरे हुए कक्षक हो, यानी कि फुली कक्षक हो या भरे हुए कक्षक हो, या अपन कह सकते हैं जिनके पास लोन पेयर हो। ओके, सीधी भाषा में बोले तो लोन पेयर बोल सकते हैं, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, जो स्पीसीज आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखती है, वो आपके लुईस बेस की तरह बिहेव करती है। जबकि आपके लुईस एसिड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या लोन पेयर को ग्रहण करने की शक्ति रखती है या क्षमता रखती है, उससे अपन बोल सकते हैं लुईस अम्ल। तो ये लुईस अम्ल और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ओके, देखो अपन ने ये तो बोल दिया कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार किसे कहते हैं, ये क्या होता है, लेकिन आपके जब लुईस अम्ल और लुईस क्षार की रिएक्शन होती है तब आपके एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। ओके, एडक्ट बनता है, एडक्ट का मतलब होता है कंप्लीटली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास, मान लो एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको, जब आपके लुईस और अम्ल और लुईस क्षार की क्या होगी, रिएक्शन होगी। रिएक्शन जैसे कि आपके पास BF3 है प्लस NH3 है, BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंस, इसके पास एफिशिएंसी है, मतलब कि यहाँ लोन पेयर है इसके पास, ये लोन पेयर क्या होंगे, ये इसको दे सकता है, इसको देगा तो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ना कि ये ट्रांसफर कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो शेयरिंग करेगा तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट यानी उपसे संयोजक बंध बनेगा। किस तरीके से बनेगा, आपके BF3 NH3 इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ओके, तो ये आपके क्या होगा, एडक्ट प्रोडक्ट होगा, इसे बोला जाता है एडक्ट प्रोडक्ट। एडक्ट का मतलब कि जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड
संयोजक बन गए। ओके, ये कंपल्सरी है। जिनके अंदर अगर लुईस एसिड और लुईस बेस की क्रिया करवा रहे हैं उस कंडीशन में आपके हमेशा एडक्ट प्रोडक्ट ही बनना चाहिए। अगर किसी में एडक्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो वो आपकी लुईस अम्ल और लुईस क्षार नहीं कहलाएंगे। ओके, तो ये आपकी इसकी होगी प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखो आपकी BF3 की क्या होती है, प्लेनर होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, प्लेनर हो गई स्ट्रक्चर, इसकी प्लेनर है आपकी त्रिकोणीय समतलीय है ना। तो जबकि अमोनिया की क्या होती है, ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल इस तरीके से जियोमेट्री बोले तो शेप तो इसकी क्या हो गई, ट्रायंगल ही है, शेप तो ट्रायंगल है। देखो आपको एक बात बता देती हूँ, जब जब शेप देखेंगे अपन किसी की भी, ओके, तो उसमें लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, यानी कि लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे, जबकि आपके जब जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति देखी जाएगी, ज्यामिति में आपके हमेशा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और आपके लोन पेयर काउंट होंगे। ओके, तो जियोमेट्री के अंदर आपके क्या होगा, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट होंगे। लेकिन आपकी स्पीसीज के अंदर जब सेट देखेंगे अपन किसी की भी, तो लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, केवल आपके सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होंगे। उस कंडीशन में अपन उससे बोलते हैं सेट। देखो सेट इसकी ट्राइगोनल हो गई, ज्योमेट्री में ट्राइगोनल हो गई क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। जबकि यहाँ देखा जाए तो सेट क्या हो गई, कैसी हो गई, ट्रायंगल हो गई। और जबकि आपके यहाँ ज्यामिति देखी जाए तो चतुष्फल की हो गई, और अगर सेट देखा जाए तो ट्रायंगल हो गई। ओके, तो इस तरीके से अब इन्हें अपन एडिट कर रहे हैं तो किस तरीके से बनेगा, ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा तो सेट कैसी हो जाएगी इसकी, यानी कि सॉरी इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, नाइट्रोजन हो गया, ये इसके H हो गए, H हो गए, H हो गए। जबकि ये इसमें जा रहा है तो क्या होगा BF, तो ये इसके F हो गए। इस तरीके से इसकी संरचना बन जाएगी। जबकि यहाँ BF की संरचना कैसी थी, ट्रायंगल थी। जबकि इसमें देखा जाए तो इस BF की संरचना कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। देखो मैं यहाँ सेप से बोल रही हूँ लेकिन आप ज्यामिति में जाना, क्योंकि यहाँ इसकी ज्यामिति ट्रायंगल है, जबकि यहाँ इसकी ज्यामिति हो गई टेट्राहेड्रल। देखो एडक्ट प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है, जब जब लुईस एसिड और लुईस बेस की क्रिया करवाई जाती है तब तब आपके एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। एडक्ट प्रोडक्ट का मतलब है उस प्रोडक्ट के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब उपसय संयोजक बंध का होना चाहिए। उपसय संयोजक बंध में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होती। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना मतलब होता है कि मान लो आपकी क्या है, मान लो ये बोरॉन है। ओके, मान लो क्या है, ये बोरॉन है। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 F से जुड़े हुए हैं, है ना। तीनों यहाँ क्या है, p ऑर्बिटल वेकेंट है, p ऑर्बिटल वेकेंट है। अब ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इसमें NH3 के शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये ऑर्बिटल इसमें जा रहे हैं, इसमें केवल शेयरिंग कर रहे हैं। ओके, तो इसे कहा जाता है अपने पास एडक्ट प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से इनका निर्माण होता है। ओके, समझ गए। तो ये आगे एडक्ट प्रोडक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, एडक्ट प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है। जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उनके अंदर भी देखा जा सकता है कि वो एडक्ट प्रोडक्ट की तरह ही बिहेव करते हैं या लुईस एसिड या लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। कैसे, अगर आपके पास मेटल है और लिगेंड, मेटल क्या है, डेफिशिएंट कंपाउंड है, लिगेंड क्या है। देखो मेटल आपके जितने भी आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़े आपने, उनमें क्या होता है, मेटल किस तरीके से बिहेव कर रहा था आपको, लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड की तरह। और जबकि यहाँ क्या कर रहा था, लिगेंड लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा था। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मेटल, तो ये आपके क्या हो रहा था, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था, तो वो भी आपके क्या हो गया,
करते हैं कि ये लुईस होगा या बेस होगा। आपने जितने भी कई बार देखा होगा कि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देख रहे हो कि उसमें आपके केवल एरो का निशान दिख रहा है, यानी कि उसमें मोस्टली आपके बुक्स में भी लिखा होगा कि लुईस एसिड की तरह मेटल बिहेव करता है और लुईस बेस की तरह लिगेंड बिहेव करता है। ये सोचा कि क्यों करता है, इसे लुईस एसिड ही लुईस बेस ही क्यों कहा, क्यों अपन इसे ब्रॉन्स्टेड नहीं बोल रहे, क्यों इसे आरएनएस नहीं बोल रहे, क्यों इसे सॉल्वेंट पर इफेक्ट नहीं करना, तो अपन ये कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एडेप्ट की तरह। ओके, तो ये हो गया आपका लुईस एसिड और लुईस बेस किसे कहते हैं, समझ गए। ओके, तो आपका अब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और जो जितने भी इसकी थ्योरीज है वो अपन करवाएंगे। आज अपन ने 3 थ्योरियां कंप्लीट की। ओके, आरएनएस कर ली, ब्रॉन्स्टेड कर ली और लुईस एसिड और लुईस बेस कर ली। ओके, थैंक यू।